हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का नया एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा माही जो पूरी तरह से नींद के आगोश में जा चुकी थी और वो कब कार्तिक के बाहों में उसी तरह सो जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। वहीं कार्तिक जैसे ही माही का अपार्टमेंट आता है वो उसे जगाने की थोड़ी सी कोशिश तो करते हैं, मगर जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है कि माही सच में काफ़ी गहरी नींद में जा चुकी है तो वो माही को और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। वो उसे उसी हालत में गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। वहीं उसके अपार्टमेंट के डोर पे डोर बेल बजाते हैं तो ईशानी के मॉम डैड माही को इस हालत में देखकर कार्तिक को घूरने लगते हैं, मगर कार्तिक को तो जैसे उन लोगों की मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तुरंत ही माही को ले जाकर उनके बेडरूम में सुला देते हैं और वहीं नीलिमा जी से कहते हैं, अपनी अमानत को कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास छोड़कर जा रहा हूँ। माइंड इट कि इससे कुछ नहीं होना चाहिए, ख्याल रखिएगा इसका। और ये बोलकर वो नीलिमा जी और सौरभ जी को पूरी तरह से अवॉइड करके वहाँ से निकल जाते हैं। नीलिमा जी और सौरभ जी ने माही के इस हालत का रीज़न भी पूछा, मगर कार्तिक बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रौनक भी ईशानी को उसके अपार्टमेंट छोड़ने आया था। ईशानी जो उसे हक करके उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हुए कहती है, अब प्लीज़ घर जाकर गायत्री मंत्र पढ़ लीजिएगा। रौनक जो उसे हल्का हंसते हुए पूछता है, अच्छा और उससे क्या होगा। ईशानी कहती है, आज कुछ जो भी हुआ ना वो सब भूल जाएगा और आपके मन को शांति भी मिलेगी, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। रौनक जैसे ही कार्तिक को आते हुए देखते हैं वो ईशानी को बाय बोलकर कार्तिक की गाड़ी की तरफ दौड़ कर जाता है और उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। वहीं कार्तिक जैसे ही कार में बैठते हैं रौनक उनकी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, गुड नाइट सर। कार्तिक जो रौनक से कहते हैं, व्हाट गुड नाइट, आज किसी की खातिरदारी करने चलना है, चलो। रौनक जो कार्तिक की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को दौड़ा देता है और इस वक्त वो दोनों लोग फार्म हाउस पहुंच चुके थे। वहीं कार्तिक के फार्म हाउस में इस वक्त सिर्फ अर्चना जी, अखिल और उनके दादू मौजूद थे। उन लोगों ने तो आज यहीं पर रुकने का डिसीजन ले लिया था, भला वो इतनी रात में कहाँ ही जाते, मगर कार्तिक को अपने फार्म हाउस को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। वो जैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ देखते हैं वो रौनक को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, अखिल से कहो सबको यहाँ से लेकर जाए, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। और हाँ, सर्वेश के बारे में अखिल को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वो बच्चा है, मैं नहीं चाहता उसे मैं इस सब मामले में इन्वॉल्व करूँ। रौनक अपना सर झुकाते हुए कहता है, गॉट इट सर, मैं अभी बोलता हूँ अखिल को। जो अखिल को सारी बात समझाता है तो अखिल रौनक से कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था, भाई अपना फार्म हाउस किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। इवन फार्म हाउस तो बहुत दूर की बात है, अगर मैं उनसे उनका वॉच, उनका कपड़ा या उनकी कोई भी चीज़ मांग लूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ उनके सामने। वो ऐसे कहते हैं, रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये क्या है यार, हम क्या उनके फार्म हाउस पर भी नहीं रख सकते, इतना थक गया हूँ मैं। और हाँ, वैसे भी माही और कार्तिक भाई को एक करने का सारा जिम्मा मेरा ही था, भाई ने उसके लिए भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया यार। रौनक अखिल की बात सुनते हुए कहता है, अखिल इस वक्त मजाक का मूड नहीं है, न सर का और न मेरा, इससे पहले कि सर का मूड और ज़्यादा खराब हो, यहाँ से चलो। अखिल जो से पूछता है, अच्छा ये सब छोड़, माही कैसी है, वो ठीक है ना। रौनक अखिल से कहता है, हाँ माही और ईशानी दोनों ठीक हैं। ईशानी का नाम सुनकर अखिल चौंकते हुए कहता है, ईशानी, क्या ईशानी भी उसके साथ, ओह शिट, वो ठीक है ना। अखिल जो रौनक से पूछता है तो रौनक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सब ठीक है, लेकिन अगर तू चाहता है कि तू भी आने वाले 5 मिनट में ठीक रहे तो यहाँ से रफा दफा हो जा, और हाँ, सबको लेकर अच्छे से जाना और इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रौनक की बात सुनकर अखिल कहता है, कि इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्या तुम लोग यहाँ कोई कांड करने वाले हो। अखिल की बात सुनकर रौनक गुस्से में कहता है, अबे यार तुझे समझ नहीं आता है क्या यार, तू सिचुएशन के हिसाब से जोक मारा कर, बोला ना यहाँ से जा। रौनक को इस तरह फ्रस्ट्रेशन में देखकर अखिल समझ गया था कि ज़रूर कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसमें उसका यहाँ ना होना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अर्चना जी और दादू को लेकर अपनी मेंशन की तरफ निकल गया। वहीं कार्तिक जैसे ही देखते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर वहाँ से जा चुके हैं
वो रौनक को बेसमेंट की तरफ चलने के लिए इशारा कर देते हैं। बेसमेंट में ही रौनक ने सर्वेश को बांध रखा था, बेसमेंट के एक स्टोर रूम में, जिसके बारे में फैमिली मेंबर में सिर्फ कार्तिक और रौनक को ही पता था। वो उस तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, खोलो इस दरवाजे को। कार्तिक ऑर्डर सुन के रौनक एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो अपने हाथ में चाबी पकड़े हुए उस ताले को खोलने लगता है और ताला खोलकर वो दरवाज़ा कार्तिक और रौनक के लिए खोल देता है। वहीं उस बेसमेंट के रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि अंदर की चीज़ें साफ तरीके से नज़र तक नहीं आ रही थी। सर्वेश को बहुत ही बुरे कंडीशन में जानबूझकर रौनक ने रखा था, क्योंकि कार्तिक का यही ऑर्डर था, और भला कार्तिक का ऑर्डर रौनक कैसे ना फॉलो करते। रौनक जो अंदर आता है और उस चेयर की तरफ इशारा करते हुए कार्तिक को देखते हुए कहता है, सर ये रहा सर्वेश। और वो जैसे ही उस चेयर की तरफ देखता है, उसकी आंखें एकदम से चौंक दिया जाती हैं, जैसे उसके पांव तले जमीन ही किसी ने खींच ली हो, जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस भी हो जाता है। कार्तिक उसको कंधे से पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे पहले से ही पता था ये काम इसी शख्स का हो सकता है। मेरी माही के खिलाफ इस हद तक षड्यंत्र करने वाला शख्स सिर्फ और सिर्फ माही का कज़न या माही की फैमिली हो सकती है। और तुम्हें कहा था ना इसका अच्छे से ख्याल रखना। क्यों और कैसे भागा ये? रौनक जो इस वक्त कार्तिक को फेस भी नहीं कर पा रहे थे, वो अपना सिर नीचे झुकाकर कहते हैं, सर वो आज सुबह ही मैंने इसको चेक किया था, ये सही सलामत यहीं पर था, पता नहीं कैसे। ये बोलते बोलते रौनक की नज़र उस तरफ जाती है जहाँ एक कांच का खिड़की था और वो कांच टूटी हुई थी। कार्तिक भी उसकी नज़र का पीछा करते हैं तो उस कांच की तरफ जाते हैं और कहते हैं, ओह तो यहाँ से भागे हैं मिस्टर। खैर भाग कर जाएगा कहाँ, अगर वो यहाँ रहता तो शायद उसके ऊपर थोड़ी तरस खा लेता मैं, मगर अब तो उसने भागने की ज़रूरत की है। और जो उसने माही के साथ करवाया है, आई स्वेयर अगर वो आज मेरे सामने आ जाए ना, मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो किस लड़की के पीछे है। रौनक अचानक से कार्तिक ऐसे स्ट्रिक्ट टोन सुनता है तो चौंकते हुए कहता है, ये सर। कार्तिक उससे कहते हैं, पूरे शहर का कोना कोना छान मारो और अगर ज़रूरत पड़े तो पुलिस फोर्स को भी लगवा लो। मुझे वो शख्स जिंदा मेरे सामने चाहिए, और वो भी 24 घंटे के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना रौनक, तो मैं अपनी पर आ जाऊंगा और उसके बाद कितनी तबाही मचेगी तुम्हें भी पता है। और हाँ, कौन था उस वक्त यहाँ पर निगरानी के लिए जिस वक्त वो सर्वेश यहाँ से भागने की ज़रूरत किया? वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं। वहाँ पर 4 बॉडीगार्ड जो अपना सिर नीचे झुकाए हुए कहते हैं, सर रौनक सर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मगर पार्टी के वजह से हम। कार्तिक जैसे ही उन चारों को देखते हैं, वो अपनी बंदूक को लोड करते हुए कहते हैं, आगे बोलो। उन चारों की तो एकदम से सिट्टी पिट्टी गायब हो गई थी। वो अपने घुटने पर बैठते हुए रोते हुए कहते हैं, सर माफ़ कर दीजिए सर, अंदर से कभी ऐसा नहीं होगा, पार्टी की वजह से हम भी पार्टी एंजॉय करने लगे थे। कार्तिक जो शख्स की तरफ घूमते हैं और कहते हैं, ओह तो आप पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वेल, अगर पार्टी एंजॉय करने में मज़ा आया तो मेरे गन की बंदूक को भी एंजॉय करो। और ये बोलकर वो उसके सर पर शूट करते हुए उससे कहते हैं, हैव फन। और कौन था इसके साथ? बचे कुछ तीनों शख्स जब उस शख्स की मौत देखते हैं तो अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं, सर उस शख्स को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। हम उस शख्स को अगर 24 घंटे में नहीं ढूंढ दिए तो आप हमें मार दीजिएगा सर। प्लीज़ हमें एक मौका दीजिए सर, प्लीज़ सर। कार्तिक जो हल्का हंसते हुए कहते हैं, तुम तो मुझे ऐसे ऑप्शन दे रहे हो जैसे अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा काम नहीं होगा। वेल, आज एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम तीनों को। अगर 24 घंटे के अंदर वो शख्स मेरे सामने, मेरे घुटनों के सामने नहीं बैठा तो देख लेना तुम लोग में से कोई नहीं बचेगा। और ये वो अपने बाकी बॉडीगार्ड्स को भी देखते हुए कह रहे थे। और फिर वो रौनक की तरफ तिरछा देखते हैं और कहते हैं, तुम भी सुन लो, तुम स्पेशल नहीं हो। और ये बोलकर वो बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं।
रोनित तो जैसे अपनी जगह पर ही एकदम से जम गया था और बाकी के बॉडीगार्ड्स भी रोनित की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। रोनित कार्तिक का सबसे चहीता और उनका सबसे करीबी आदमी था, जिसे वो काफ़ी ज़्यादा मानते भी थे, मगर माही को लेकर वो किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं कर सकते थे और ना ही किसी पर भरोसा कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ बेचारी माही, जो कि आराम से सो ही रही थी कि तब तक उसके दिमाग में वही सारी बातें गूंजने लगी थी और वो उस वक्त को याद करती है जिस वक्त वो 5 और शख्स उसको घेर कर खड़े थे और वो सिर्फ अपने कान्हा जी का नाम ले रही थी और वो कान्हा जी करते करते एकदम से चौंक कर उठ जाती है। ईशानी जो उसके बगल में ही बैठी हुई थी, उसे भी आज नींद नहीं आ रही थी। माही जो उठकर अपने आप को संभालती है कि तब तक ईशानी भी उससे कहती है, क्या 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 हो गया यार, ठीक है तू? ईशानी की बात सुनकर माही उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहती है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। ईशानी जो अपने बगल में रखे टेबल से गिलास उठाकर माही के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, लो पानी पी लो, तुम्हें इतना पसीना हो रहा है, आई थिंक तुम अच्छा नहीं फील कर रही हो ना। माही जो ईशानी को देखती है और इस वक्त दोनों की आंखें एकदम से नम हो आई थी क्योंकि उन दोनों के दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो आज उन लोगों के साथ हुआ। आज रात माही के लिए बहुत ही खौफनाक साबित हुआ था। वैसे तो माही ने इससे भी ज़्यादा भयानक रातों का सामना किया था, मगर आज की रात भी माही के लिए कुछ कम नहीं थी। अगर कार्तिक सही वक्त पर उसको बचाने नहीं आते तो शायद आज माही जिंदा भी ना होती। माही उन सारी बातों को याद करते हुए ईशानी को देखती है और उससे कहती है, हाँ, आज जो भी कुछ हुआ, क्या लगता है मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या वो दोबारा से मेरे साथ वो ये सब कर रहा है? ईशानी जो माही को कंसोल करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं रोनित जी से मैंने बात की है, वो और कार्तिक जी मिलकर ना सब कुछ ठीक कर देंगे। माही जो ईशानी को हक करते हुए कहती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा जी पर भरोसा है और किसी से कोई मदद की उम्मीद नहीं कर सकती मैं। हर इंसान मेरे साथ सिर्फ धोखा ही किया है। सिर्फ तू थी जिसने मुझे उस वक्त पर सहायता दी जिस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी की। मेरे तो अपने भी मेरे साथ नहीं थे, तो भला मैं किसी गैर से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ। ईशानी जो माही के उस रिंग को पॉइंट करती है और उसके हाथ को माही को दिखाते हुए कहती है, तू शायद भूल रही है माही, ये देख तेरे हाथों में आज किसी ने अंगूठी पहनाई है जिससे तू आज किसी की फियांसी बनी है और ये रिश्ता बहुत ही अनमोल है। ये रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माही। माही जो सर ना में हिलाते हुए कहती है, हाँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और ये ज़बरदस्ती का रिश्ता है। और माही उस रिंग को निकालने की कोशिश करने लगती है। वहीं ईशानी उसे रोकते हुए कहती है, नहीं माही, कार्तिक सर सच में तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भले वो जाहिर नहीं करते, मगर माही जो ईशानी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता इशू, ये सिर्फ तेरी गलत फहमी है। मेरी लाइफ में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरे कान्हा जी हैं जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है और वो हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे। ईशानी उससे कहती है, तो यही समझ लेना कि कार्तिक सर तेरे लिए कान्हा के भेजे हुए कोई गिफ्ट है और तू प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट कर ले। माही जो रिंग को अभी भी निकालने की कोशिश कर रही थी और वह ईशानी से कहती है, मैं अब और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मेरे अपनों ने जब मेरा साथ नहीं दिया तो किसी गैर पर नहीं। ईशानी उससे फिर से कहती है, किसे गैर बुला रही है माही, जिसने आज तेरी जान बचाई? आज उन 5 शख्स से जिस तरह से कार्तिक सर लड़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें जिंदा जला देंगे। माही जो अपनी आंखों में आंसू लिए उनसे कहती है, चाहे वो जो भी करे मेरे लिए, मैं कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी और ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। पता नहीं ये क्या कर दिया आज उन्होंने। मैं तो इसके लिए रेडी भी नहीं थी और मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी ना इशू। फिर ये सब कैसे हो गया
मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उन्होंने ज़बरदस्ती किया मुझसे। ईशानी माही को गले लगाते हुए कहती है, ज़बरदस्ती ही सही, मगर प्लीज़ ऐसे मत बोलो उनके बारे में। ठीक है, माना कि तेरी मर्जी नहीं थी इसमें, मगर मुझे पता है माही, तो कार्तिक सर के लिए। वो जैसे ही आगे कुछ कहती कि तब तक ईशानी जो आगे कुछ कहती ही कि तब तक नीलिमा जी डोर खोलते हुए अंदर आ जाती हैं। नीलिमा जी ने पहले से ही उन दोनों की आवाज़ बाहर से सुन ली थी। नीलिमा जी के आते ही माही और ईशानी एकदम से चौंक गई थी। वो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए नीलिमा जी से कहती हैं, मॉम आप यहाँ? माही भी नीलिमा जी से कहती है, आप सोई नहीं अब तक, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माही जो हंस तो रही थी मगर उसकी हंसी में उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। फिर जानते हैं आने वाली कहानी अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।